बीए प्रोग्राम हिस्ट्री, 7वीं यूनिट है हमारी यहाँ पे संगम युग। और सेमेस्टर 1 की हिस्ट्री करा रहा हूँ मैं आपको, तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। तो देखिए 2 पार्ट मैंने आपको पहले करा रखे हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कंप्लीट लिंक दे दूंगा जिसमें आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, 7वीं यूनिट से और 7वीं यूनिट से पहले वाले, तो आप वहाँ पे सारे देख सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम अपने टॉपिक की। तो आज हमारा जो संगम युग का तीसरा भाग है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सामाजिक व्यवस्था, और दूसरा टॉपिक होगा वो होगा धार्मिक व्यवस्था। लेकिन इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें और उसमें जुड़ जाएं। तो कुछ पीडीएफ वगैरह जो अवेलेबल करा पाएंगे हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होगी वहाँ पे दे पाएंगे। और इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें, एकलव्य स्टडी पॉइंट नाम से हमारा यूज़र नेम है, और आप उसे ज्वाइन कर लें। कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था जब हम किसी भी समय की पढ़ते हैं तो उस समय सामाजिक व्यवस्था में कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं। समाज कैसा था, समाज के नियम कैसे थे, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, धार्मिक रीति रिवाज भी आ जाता है। वैसे इसको धार्मिक अलग ही हमने बना दिया पॉइंट, लेकिन इसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, पुरुष की क्या स्थिति थी, क्या कार्य किए जाते थे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट इसमें बन जाते हैं, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। तो देखिए आरंभिक दौर में इन समाजों की जो आबादी थी, यानी यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम थी, कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे नहीं थी। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता गया यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, और यहाँ के जो लोग थे इनके बीच में एक अद्भुत एकता देखने को मिलती है, आपस में मिलजुल कर रहते थे। और ये लोग अपने शासकों के पास बिल्कुल आज़ादी से आ जा सकते थे, शासकों से के पास आ जा सकते थे, ठीक है। उस समय के जो तमिल समाज था, उस तमिल समाज में कुछ वर्गीकरण देखने को मिलता है आपको। सभी समाजों में कोई ना कोई वर्गीकरण हमेशा से देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे सैनिक वर्ग था, आखेटक वर्ग था, जो शिकार वगैरह करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे। हलवाहा वर्ग हो जाएगा, मछुआरे लोग हो जाएंगे, कृषक लोग हो जाएंगे। तो इस तरीके से वर्ग जो बटा हुआ था, यानी यहाँ पे फार्मर्स थे, किसान थे, मछुआरे थे, ठीक है, हलवाहे थे, यहाँ पे आर्किटेक्ट शिकारी वगैरह भी थे, यहाँ पे सैनिक जो फौज होती है, आर्मी होती है, वो भी थे। तो इस तरीके से समाज जो था यहाँ पे बटा हुआ था। अनेक कबीलों और सरदारों का अस्तित्व भी संगम युग में मिलता है। बहुत सारे मतलब कबीलों के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ के जो ग्रंथ मिले हैं उनसे। जो यहाँ पे ब्राह्मण थे जो उत्तर भारत से इधर आए, और अप्रवासी ब्राह्मण जो यहाँ पे बसे, उन्होंने इनको प्रभावित किया, और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी लाई गई ब्राह्मणों के द्वारा। जैसे कि उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से समाज का वर्गीकरण था। ऐसे ही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अलग है, समझिए इसको। लेकिन इसमें उत्तर भारत की तरह क्षत्रिय वर्ग शामिल नहीं था। जैसे उत्तर भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम पढ़ते हैं, यहाँ दक्षिण में भी वर्ण व्यवस्था है नाम मात्र की, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं। यहाँ पे क्षत्रिय वर्ग नहीं था। यहाँ पे ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों का काम वही था, पूजा पाठ यज्ञ वगैरह कराना। और यहाँ पे दास वर्गों का भी जिक्र मिलता है, ठीक है, दास वर्ग का भी जिक्र मिलता है, ये भी ध्यान रखें। इस काल में महिलाओं को पुरुषों की तरह स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी महिलाएं जो थी पुरुषों की तरह आज़ादी उनको मिली हुई थी, कहीं पे भी वो आ जा सकती थी, ठीक है। स्वतंत्र रूप से शहरों में आती जाती रहती थी महिलाएं, समुद्र तट पे, नदी किनारे खेल कूद कर सकती थी, मंदिरों के उत्सव में शामिल हो सकती थी, यानी आज़ादी थी महिलाओं को, स्वतंत्रता। ऐसे कई एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे महिलाएं शिक्षित थी, यानी महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं थी जो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित थी। कुछ ने तो काव्य की रचना भी करी है, कुछ काव्य लिखा है। लेकिन जो आम महिलाओं की बात करें तो हर जगह ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। महिलाओं को कई जगह पे अगर हम बात करते हैं तो संपत्ति का अधिकार नहीं था उनके साथ, लेकिन व्यवहार जो था वो सम्मान पूर्वक किया जाता था। ध्यान रखें, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, एजुकेशन उनको प्राप्त होती थी, लेकिन सभी जगह पे सभी महिलाओं को पूरी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती थी। संपत्ति का अधिकार इनको नहीं मिलता था, लेकिन समाज में इनके साथ व्यवहार जो था वो सम्मानपूर्वक था, आज़ादी थी। तोलका पीएम जो इनका ग्रंथ है उसमें 8 प्रकार के विवाह की बात मिलती है, कि 8 प्रकार के विवाह जो थे, शादियां जो होती थी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। वैश्यावृत्ति एक स्वीकृत संस्था थी, ठीक है। गणिका का वर्णन भी मिलता है। वैश्यावृत्ति क्या होता है भाई, आप सभी जानते होंगे कि जब कोई महिला पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचे तो वो वैश्यावृत्ति कहलाता है। तो यहाँ पे वैश्यावृत्ति भी होती थी, ये एक बहुत प्राचीन व्यवसाय है। और गणिका का वर्णन मिलता है। अब ये वर्ड यहाँ पे यूज आपको नहीं समझा सकता हूँ, आप गूगल करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे।
ठीक है, तो गर्णिका वर्ड आप गूगल करें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसका भी वर्णन मिलता है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे वस्त्र कैसे पहने जाते थे, क्या ये लोग श्रृंगार वगैरह करते थे, आभूषण वगैरह यूज करते थे, इनका पहनावा कैसा था, रहन सहन, कई सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो सामाजिक इसमें आ जाते हैं। तो देखिए, समाज के जो समृद्ध लोग हैं वो बारीक मलमल और रेशम के कपड़े पहनते थे। अब देखिए, कोई भी समाज हो जहाँ का जो समृद्ध वर्ग होता है, जो अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा महंगी वस्तुएं यूज करते हैं, आप जानते ही हैं, वो वैसा ही यहाँ पे भी होता था। ठीक है, कुलीन यानी कि जो मतलब अमीर वर्ग से हैं और राजाओं को छोड़कर जो शेष लोग हैं वो कपड़ों के दो टुकड़े, एक तो क्या करते थे कमर के नीचे, और दूसरा जो था पगड़ी के रूप में सिर पे इस्तेमाल करते थे। महिलाएं जो थी वो कपड़ों का उपयोग कमर के नीचे के भाग को ढकने के लिए करती थी। पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझते जाएं, उसको बिल्कुल अच्छे से याद करते जाएं। जो कबीले में रहने वाली स्त्रियां होती थी उनके पास थोड़ा मतलब संसाधन और कम होते थे, तो ये जो महिलाएं होती थी ये अपने आप को ढकने के लिए क्या करती थी, पत्तों और जो पेड़ की छाल वगैरह होती है उसका इस्तेमाल करती थी। संगम युग की स्त्री पुरुष जो थे वो सुगंधित द्रव्य, ये जैसे आज के समय में सेंट वगैरह यूज किया जाता है, परफ्यूम वगैरह यूज किया जाता है, उस समय में सुगंधित द्रव्य जो था या तेल या पाउडर, इसके शौकीन लोग जो होते थे वो इनका इस्तेमाल करते थे। चंदन जो होता था, चंदन का गहरा लेप अपनी छाती पे भी लगाते थे लोग। तो इस तरीके से क्या करते थे, ये पहनावा रहन सहन इनका इनका साज सज्जा होती थी। और आगे देखिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहाँ पे। शिल्पाधिकरम के अनुसार, ये जो ग्रंथ है इनका, इसके अनुसार स्त्री अपने शरीर पर तस्वीरें बनवाती थी। अब ये तस्वीरें शायद आज के टैटू जैसा ही कुछ रहता होगा, ठीक है, उस समय में। और जो पलकें होती हैं, पलकों पे भी रंग किया जाता था। आप देखते होंगे आज के समय भी मेकअप जो किया जाता है उसमें पलकों पे कलर किया जाता है। ठीक है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन आप देखते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो करती हैं। तो इस तरीके से उस समय भी होता था, पलकों पे रंग किया जाता था। और स्त्री और पुरुष, ध्यान दें, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि महिला और पुरुष दोनों ही गहने जो होते थे, आभूषण जो होते थे, उसको पहनते थे। ऊंचे तबके की जो स्त्री होती थी, जो अमीर वर्ग की स्त्री होती थी, और जो पुरुष होते थे, ये गोल्ड के और जो कीमती रत्न होते हैं, जो महंगे जो रत्न होते हैं, उनका इस्तेमाल करते थे श्रृंगार में। लेकिन जो गरीब लोग होते थे, अब उनके पास गोल्ड और महंगी धातुएं कहाँ से आएंगी, तो ये लोग शंख के बने हुए कंगन और रंगीन मनके जो होते थे, सस्ते जो मिलते थे, उस चीज का इस्तेमाल ये लोग कर लेते थे। तो बिल्कुल समाज जैसा आज है ऐसा ही उस समय भी था। आज के समय में भी आप देखोगे, जो अमीर महिला होगी उसके पास बहुत सारे महंगे महंगे गहने होंगे, ठीक है, महंगी धातु जैसे गोल्ड वगैरह का या डायमंड वगैरह वो यूज करेंगे। लेकिन जो गरीब होंगे उनके पास शायद हो सकता है कि रोल गोल्ड हो, या फिर नकली जो होता है जो आर्टिफिशियल होते हैं वो उस तरीके का यूज कर लेते हैं आज के समय में। तो वैसे ही उस समय भी होता था। आवास की बात करते थे कि ये लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि दो प्रकार के घरों में रहते थे। गीली मिट्टी से बने घर, ईंटों से बने हुए घर। और गरीब लोग जो थे वो छाजन वाले घरों में रहते थे, यानी छज्जा टाइप का बना लेते हैं उसको ढकने के लिए, जिसमें घास का इस्तेमाल किया जाता है, नारियल या फिर पंख या जो खजूर के पंख वगैरह होते हैं उसके इस्तेमाल किए जाते हैं। ताड़ की जो छाई वगैरह होती है उसका इस्तेमाल किया जाता था, छाल वगैरह भी ले लेते थे। ठीक है, और समृद्ध लोग जो थे, जो अमीर लोग थे, वो मंजिलदार घरों में, यानी एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, इस तरीके के घरों में रहते होंगे, ऐसा यहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है। और इनके प्रवेश द्वार जो होते थे अमीर घरों के, उस पे लोहे के फाटक होते थे, दरवाजे होते थे। और लोहे को जंग से बचाने के लिए ये लोग रंग भी देते थे, उसको कलर कर दिया करते थे, जैसे आज के समय में हम पेंट करते हैं। तो कुछ कुछ बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे कॉमन आज के समय से आपको देखने को मिलेगी। बस समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आपको कॉमन दिखी जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे भोजन तथा पेय की, कि किस प्रकार का भोजन ये करते थे। देखिए, यहाँ पे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना भोजन किया जाता था। मांसाहारी भोजन जिसको सामिस कहते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन मुख्य भोजन था। लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं या जो सन्यासी लोग हैं, ये तो क्या करते थे, शाकाहारी आहार लेंगे, यानी कि वेजिटेरियन लेंगे, तो ये निरामिष भोजन लेते थे। भोजन बहुत ही सादा और सिंपल था। उसमें चावल, दूध, मक्खन, घी, शहद, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। मांस और मद का खुलकर उपयोग होता था, यानी नशे के लिए शराब वगैरह भी इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पे दही जो था काफी लोकप्रिय था। संगम ग्रंथों में कढ़ी और चावल का भी जिक्र आया है। दावतों का आयोजन होता था यहाँ पे। अतिथि को खिलाने की प्रथा बहुत ही सामान्य प्रथा थी, अतिथियों का बहुत सम्मान किया जाता था। ठीक है, बिना अतिथि को खिलाए भोजन अधूरा माना जाता था। और जो कवि और विद्वान लोग होते थे, जो सम्मानित है,
इनको ये सम्मानित अतिथि माने जाते थे, इनको बुलाया जाता था, दावत होती थी, उसमें खाना खिलाया जाता था। ठीक है, ये इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता था। मनोरंजन, मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, तो देखिए नृत्य, आज की तरह इनके पास व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये चीज़ें, सोशल मीडिया तो नहीं है, लेकिन उस समय में जो हो इनके पास साधन थे उसी से इनका मनोरंजन होता था। जैसे नृत्य हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, धार्मिक कार्यक्रम हो जाते थे इनके, जानवरों को लड़वाना, मुर्गा वर्गा आपस में लड़वाना, कुश्ती करना, मुक्केबाजी, कलाबाजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और पॉइंट आपको इस तरीके से लिखना है, नृत्य, संगीत, धार्मिक कार्यक्रम, जानवरों को लड़वाना, कुश्ती, मुक्केबाजी, कलाबाजी। और आपको ना याद, और पॉइंट याद ना आए तो आप यहाँ पे 2-4 पॉइंट, लौंडियाबाजी, पतंगबाजी, दुनियाबाजी, जो भी आप ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, लेकिन पेपर में मार्क्स उसके अच्छे नहीं मिलेंगे, मजाक कर रहा हूँ जस्ट। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, बहुत सीरियस होकर आपको इनको एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से, तो ये पॉइंट आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक देखिए यहाँ पे धार्मिक विश्वास, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगम युग के लोगों का धार्मिक विश्वास या फिर वहां पे धार्मिक प्रथा किस प्रकार की थी। तो धार्मिक प्रथा में देखो, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद था, लेकिन यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म ये सभी साथ साथ इस युग में साथ साथ चले हैं, ऐसा कहा जाता था। तमिल जो प्रदेश है, यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म ईसा की प्रथम शताब्दी में आना शुरू हुआ था, आ गया था। ब्राह्मणवादी अनुष्ठान जो है, ये यहाँ पे ब्राह्मणवादी जो परंपराएं थी वो प्रचलन में थी। अनेक संगम काव्य में इसका वर्णन हमको मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ के एक प्रमुख जो देवता थे, यहाँ पे 4 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है, तोलकापियम जो इनका ग्रंथ है, लेकिन इनके जो प्रमुख देवता हैं ये मुर्गुन माने जाते थे, जो कि कई जगह पे ये चर्चा की जाती है कि भगवान शिव के पुत्र हैं, ऐसा भी कई जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो मुर्गन, तिरुमल, वेंदन और वरुण, इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। संगम युग के जो लोग थे ये भूत प्रेत पर भी विश्वास करते थे। मदुरा और पुहार जो है इनके ये भी देवता हैं, ये स्थानीय देवता के रूप में जाने जाते थे, इनका जिक्र मिलता है। और ये भी माना जाता है कि देवताओं की जो पूजा होती थी उसके लिए मंदिर भी बनाए जाते थे, यानी मंदिर में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। और अनेक संगम ग्रंथ जो हैं जिसमें भगवान शिव, मरुग, विष्णु आदि देव के मंदिर की चर्चा मिलती है। तो यहाँ से आपको इनकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में पता लग जाता है कि ये लोग धर्म पे विश्वास करते थे, ईश्वर की पूजा पे विश्वास करते थे, कई प्रकार के इनके स्थानीय देवता भी रहे हैं। ठीक है, उनकी भी पूजा यहाँ पे की जाती थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे करा है पार्ट 3rd, और 3 पार्ट में आपका ये चैप्टर करवाया मैंने। चाहता तो मैं इसे एक पार्ट में करा देता, लेकिन मैंने आपको डीप कराया है, एक एक टॉपिक पे विस्तार से बताया है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट जरूर कर दें आप, और आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। और आपको कोई दिक्कत आए तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।